जय हिंद। आज हम बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, गुप्ता प्रशासन के बारे में, यानी गुप्त डायनेस्टी में वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, पहले हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन गुप्त साम्राज्य की या किसी भी अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो सर्वप्रमुख शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन की होती है। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर केंद्रीय शासन में कुछ अधिकारी थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुमार अमात्य, महासंधि विग्रहिक, महासेनापति, दंडपाशिक, बाल अधिकृत इत्यादि। इन सभी अधिकारियों में सर्वप्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी यदि हम कहें जिसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण था वह था कुमार अमात्य। ओम प्रकाश श्रीवास्तव का कहना है या उनके अनुसार ये माना जाता है कि कुमार अमात्य कई होते थे, मतलब उनकी संख्याएं कई होती थी, जिनमें से कोई एक अमात्य प्रमुख होता था। यानी मान लीजिए कि 5 कुमार अमात्य हैं जिनमें से कोई एक अमात्य प्रमुख हो गया। इन आधिकारिक पदों पे नियुक्ति ना सिर्फ केवल राज परिवार से होती थी बल्कि राज परिवार इतर यानी कि राज परिवार से अलग जो योग्य व्यक्ति होते थे उनकी भी नियुक्ति इन पदों पर की जाती थी। केंद्रीय शासन के बाद आ जाता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन यानी प्रांतों पर शासन करने के लिए गुप्त साम्राज्य ने प्रांत को विभाजित किया होता। प्रांत के बाद भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय के नीचे ग्राम। यानी केंद्रीय शासन फिर प्रांतीय शासन के अंतर्गत आ जाए तो पहले प्रांत आ जाएगा, उसके नीचे की इकाई भुक्ति हो गई, उसके नीचे की इकाई विषय और सबसे छोटी इकाई ग्राम। सातवाहन साम्राज्य में जब हम बात करेंगे तो वहाँ की भी सबसे छोटी इकाई ग्राम ही देखी जाती है। प्रांतों पर सीधा शासन कुमार अमात्य का होता था। विशेषता ये देखा गया कि कुमार अमात्य राज परिवार के ही सदस्य होते थे, लेकिन और अन्य पदों पर नियुक्ति की बात यदि की जाए तो राज परिवार के अलग व्यक्तियों की भी नियुक्ति की जाती थी। इनके अंतर्गत जो क्षेत्र जो आते थे लेखों के माध्यम से जिनकी जानकारी हमें मिली उन्हें सौराष्ट्र हो गए, मालवा, कौसाम्बी। भुक्ति प्रांत के नीचे जिनका शासन उपरिक नामक अधिकारी करता था, यानी जो अधिकारी इस पर शासन करते थे उन्हें उपरिक कहते थे। भौगिक, भोगपति और गोप्ता। इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे पुंड्रवर्धन, तीर, वर्धमान और वैशाली। अब आ जाते हैं विषय पर। विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था, जिसके अंदर आने वाले क्षेत्र थे बारा का मंडल, राजगृह, गया, त्रिपुरी, कृमिल, एरिकिड़। यह भी उल्लेखनीय है कि जो विषय था वो वीथी में विभाजित था और वीथी ग्राम में। ठीक है, यानी यदि पूछा जाए कि विषय किस में विभाजित था तो हम पहले वीथी कहेंगे, वीथी के बाद फिर हम ग्राम कहेंगे। ग्राम का जो नायक था या ग्राम का जो अधिकारी था उसे हम ग्रामपति कहते थे, ग्रामिक भी कहते हैं, कहीं कहीं गृहपति का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मूलतः ग्रामिक शब्द ही ज़्यादा प्रयोग में आता है। जिनकी सहायता के लिए कुछ मंडलियाँ बनाई गई थी जिन्हें हम पंचमंडली कहते थे। ये जो प्रांतीय शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, इनका उपयोग या इनका प्रभाव ज़्यादातर हमें उत्तरी बंगाल, बिहार, यूपी के क्षेत्रों में देखने को मिलता है और अन्य क्षेत्रों पे हमें सामंती व्यवस्थाएं या देखने को मिलती है जिन्हें मंडलेश्वर भी कह सकते हैं। प्रांतीय शासन के बाद आ जाता है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन के कोई विस्तृत विवरण तो हमें नहीं प्राप्त होता, लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार गुप्ता डायनेस्टी में यानी गुप्त साम्राज्य में कुछ चुने हुए योद्धा होते थे। सामंती व्यवस्था थी तो सामंतों से भी सैन्य सहायता ली जाती थी। यह एक प्राचीन पद्धति जो शुरू से ही चलती आ रही कि राजा के पास यदि सैनिक नहीं है तो सामंत से सैन्य सहायता ले सकते थे। रथ सेना का दौर समाप्त हो चुका था, इसलिए उनके सेना में पैदल सेना, अश्वारोही यानी घोड़े की सेना, गज सेना, हाथी की सेना दिखाई देती है। तब के समय के जो योद्धा थे वो कवच धारण करते थे। कवच यानी एक ठोस पदार्थ से या लोह करणों से बना होता था जो उनको शत्रुओं के वार से उनकी रक्षा करती थी। तीर, तलवार, परशु जैसे उपकरण ये प्रयोग में लाते थे युद्ध के लिए। अब सैन्य अधिकारी, कुछ सैन्य अधिकारी थे जिनको हम महादंड नायक, बाल अधिकृत, रणभांड अधिकृत और भाटश्वपति कहते थे। इनकी न्याय व्यवस्था या दंड विधान को समझें तो इनकी यहाँ न्यायालय 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी। दीवानी संपत्ति संबंधी विवाद को समाप्त करने के लिए था और फौजदारी चोरी, व्यभिचार, देशद्रोह जैसे अपराधों के लिए नियम तैयार करता था। फौजदारी जो विधान था वहाँ पर दंड व्यवस्थाएँ थी, तो तत्काल अपराध के लिए दंड दिया जाता था, दंड सुनिश्चित किया जाता था। फायान का मानना ये था कि अपराध बहुत कम होते थे, न्याय क्षेत्रदार थे, लेकिन चूंकि देखा जाए अपराध कम होने का कारण हम समझ सकते हैं कि जो भी अपराध होता था उसके लिए तत्काल दंड निर्धारण की व्यवस्थाएं थी। इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि जो अपराध थे उस समय में या गुप्ता डायनेस्टी में कम देखने को मिलते हैं। नारद स्मृति, एक हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो उससे हमें जानकारी मिलती है कि 4 प्रकार के न्यायालय थे: कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, गुण न्यायालय, राजकीय न्यायालय। ऊपर के 3 यानी कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय, गुण न्यायालय, ये 3 जनता के न्यायालय थे, यानी इस पे ये जनता के लिए थे या जनता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों का पालन होता था। वहीं राजकीय था, ये सरकारी था, यानी सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती थी। श्रेणी न्यायालय व्यापारी, पहले के समय में व्यापारियों के लिए श्रेणी शब्द का प्रयोग किया गया, तो श्रेणी न्यायालय में शिल्पियों का, कारीगरों का जो विवाद होते थे उसका निपटारा किया जाता था। एक वैशाली से कुछ मोहरे प्राप्त हुए हैं जिनसे न्यायालय संबंधी जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी प्राप्त होता है, यानी उन सिक्कों पर, उन मोहरों पर उन अधिकारियों का नाम उत्कीर्ण हमें मिलता है, जिसमें मुख्यतः दंड नायक, सर्वदंड नायक और महादंड नायक शब्द का उल्लेख है।
अब आ जाते हैं राजकीय आय पे। राजकीय आय का मुख्य साधन नियमित कर, सामयिक कर, अर्थदंड, राज संपत्ति और राजा के अधीन जो सामंत से उनसे प्राप्त उपहार, यानी उपहार स्वरूप उनसे जो भी भेंट प्राप्त होते थे वो कर के मुख्य साधन थे। भोग कर, भूमि कर, भूतो प्रत्यय जैसे अन्य कर भी मौजूद थे। यानी वहाँ के जो राजकीय सरकारी ज़मीन थी, चारगाह थे या कुछ सरकारी जलाशय थे या व्यापारिक कर हो गया, वहाँ पे जो भी उत्पादन होता था उस पर कर, इन सब के माध्यम से कर एकत्रित किया जाता था और इन करों का उपयोग राजा राज्य की प्रबंध करने में, राज्य की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए करता था। जो भी अधिकारी हैं उनको उनका वेतन देने के लिए करता था। गुप्ता डायनेस्टी में जो भी वस्तु गांव एक छोटी इकाई थी उसके शासन व्यवस्था की। गांव से बाहर जो भी वस्तु जाती थी, यानी जिन वस्तुओं का व्यापार गांव से बाहर होता था उन पर चुंगी कर लगाया जाता था। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुकी, चारगाह हो गया और कुछ सरकारी भूमि हो गई, बंजर भूमि, और जो भी खान, नमक के खान, इन सब पर राज्य का स्वामित्व था। यानी यह निश्चित है कि राजा उस पर कर लेता था। मान्यता अनुसार कर उपज का छठा भाग होता था। आय का उपभोग, जो कि मैं पहले ही बताई, राज्य प्रबंध के लिए जो वहाँ के अधिकारी थे, सेना, पुलिस, महानायक, महादंड नायक, इन सब की वेतन के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी करों के माध्यम से। नहर हो गए, तालाब हो गए, वहाँ की औषधालय हो गया। गुप्ता डायनेस्टी में कवियों को संरक्षण प्राप्त था, तो उनकी व्यवस्थाएं, उनके संरक्षण के लिए आय का उपयोग किया जाता था। इसकी समीक्षा पर हम ध्यान दें तो इनका जो शासन था उसके अंदर केंद्र बिंदु पूर्ण रूप से राजा का था, यानी पूरे शासन व्यवस्था पर शासक का आधिपत्य था। विकेंद्रीकरण होने के बावजूद भी, यानी जो राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। प्रांत भुक्ति में था, भुक्ति विषय में, विषय वीथी में, वीथी गाँव में, यानी कि विभाजन होने के बावजूद भी इन सभी क्षेत्रों पर राजा का अपनी एक मजबूत पकड़ थी, यानी वो उन पर नियंत्रण स्थापित करता था, जिसका परिणाम यह देखने को मिलेगा कि वहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो अपने कार्य को काफ़ी कुशलता और निष्ठा के साथ करते पाए जाएंगे। परिणत, यानी सभी जो वहाँ के गवर्नर थे, जो अधिकारी थे, वो वेतनभोगी थे। इन्हें वेतन कहाँ से प्राप्त होता था? राजकीय कर से। माना जाता है कि इनकी जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, मौर्यों की तुलना में थोड़ी शिथिल थी। प्रांतीय व्यवस्था गुप्तों की मौर्यों की तुलना में कम स्तर पे थी, या हम कहें उतनी सुदृढ़ देखने को नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि मौर्य शासक, उसका हर एक छोटे अधिकारी, प्रत्येक अधिकारी, हर एक क्षेत्र के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका नियंत्रण वो रखते थे गुप्तचर के माध्यम से, जो व्यवस्था हमें गुप्ता डायनेस्टी में देखने को नहीं प्राप्त होती।